देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स दो प्रकार की हैं, दो होती हैं। वो क्या क्या है देखिए, एक तो है प्लेन एंगल के लिए। प्लेन एंगल का एक तरीके से आप क्वांटिटी मानो, ठीक है, और उस प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, जिसका सिंबल होता है RAD। ठीक है, दूसरी है सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। ठीक है, और इसका सिंबल होता है SR। ठीक है, ये स्मॉल में ही लिखना है आपको, स्मॉल में इसकी यूनिट्स होती हैं। कैपिटल R नहीं आएगा यहाँ पर, स्मॉल R ही आएगा। ऐसे ही यहाँ कैपिटल S नहीं आएगा, स्मॉल S और स्मॉल R ही आएगा। सिंबल्स का खास करके ध्यान रखना होता है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये दो एक एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाई गई, ठीक है, एंगल के लिए, क्योंकि जो 7 यूनिट्स थी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी वो 7 यूनिट्स तो हैं ही, ठीक है, लेकिन उनके अलावा अब एंगल्स का भी ख्याल रखा गया। उनका ख्याल रखने के लिए 2 यूनिट्स बनाई गई, ठीक है, एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। तो इस रेडियन किसके लिए बनाई गई? प्लेन एंगल के लिए। तो सबसे पहले तो मैं प्लेन एंगल की बात कर लूँ कि प्लेन एंगल क्या होता है, फिर रेडियन की बात करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए प्लेन एंगल। ठीक है, और प्लेन एंगल के बाद में प्लेन एंगल के बारे में लिखते हैं हम पहले। लिखिए आप, मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ आपको। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट इट्स सेंटर, ऑफ ए सर्किल एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड ए प्लेन एंगल। ठीक है, इज कॉल्ड ए प्लेन एंगल। ठीक है, आगे लिखना, इट्स SI यूनिट इज रेडियन, इट्स SI यूनिट इज रेडियन। ठीक है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख ही रखा है। ठीक है, अब मैं पहले तो आपको समझा दूं प्लेन एंगल होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन मैंने खींच दी जिसे हम नॉर्मली रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस मान लो यहाँ से घूम के यहाँ तक आती है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट तक आती है। ये मूवेबल रेडियस है, मतलब घूम सकती है इसे। ठीक है, तो ये जब घूम के यहाँ से यहाँ आई तो इसने जितना एंगल ट्रेवल करा या एंगुलर डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करी वो आपका कहलाएगा प्लेन एंगल, जिसको हम अमूमन थीटा एंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्लेन एंगल। ठीक है, और AB क्या होगी आपकी? AB जो है ये होगी आपकी आर्क। ठीक है, आप जानते होंगे ये क्या होगी? आर्क। अब इसे अमूमन L लेंथ से डिनोट करते हैं, रेडियस को मैं स्मॉल r से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, आप जानते भी होंगे पहले से ये चीज़, और अगर नहीं भी जानते तो आप लोग यहाँ ध्यान रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और प्लेन एंगल क्या होगा? सर्किल पर। ध्यान रखना ये क्या है? सर्किल, स्फीयर नहीं है। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी सॉलिड एंगल में हम स्फीयर यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअल में देखो मैं आपको एक बात समझा दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको 2D और 3D का भी आना चाहिए। 1D तो आप जानते होंगे, एक ही कोऑर्डिनेट जिसके अंदर होता है वो 1D कहलाएगा। सपोज आपने अभी तक 10th में 2 कोऑर्डिनेट पढ़े हैं 10 तक। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट तो पढ़ा है x, एक पढ़ा है y। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर ही जाता है, सपोज एक ही तरफ जा रहा है, तो ये हो गया एक कोऑर्डिनेट में मोशन। ठीक है, मान लो एक चींटी है, सपोज ये कोई भी एक इंसेक्ट है जो इधर के एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहा है। ठीक है, जैसे घर के अंदर आप लोगों ने देखा होंगे कोई कोने होते हैं, बिल्कुल दीवारों के बीच में कोने होते हैं, साइड में बिल्कुल जो है दो दीवारें होती हैं इस तरीके से। ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी घरों के अंदर इस तरीके से दीवार होती है, और यहाँ पर इस जगह चींटियाँ चलती रहती हैं बीच में, इस वाले हिस्से के अंदर। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये जो चल रही हैं सीधी चल रही हैं। ठीक है, और ये सीधे चल रही हैं, यानी इनके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं? एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर मोशन कर रही हैं। ये हम इसे सिंपली 1D भी कह सकते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन मान लो ये चींटी चलते 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 इस दीवार पर आ गई। ठीक है, ये दीवार है। ठीक है, ये आपका फ्लोर है। ठीक है, ये फ्लोर, और ये क्या है आपकी वॉल। ठीक है, अगर ये चींटी यहाँ से चलने के बजाय कहाँ आ गई है? दीवार पे आ गई है। ठीक है, अगर ये दीवार पर आ गई तो फिर ये मोशन कितना कौन सा हो गया? ये हो गया है 2D मोशन। क्यों हो गया है 2D मोशन? क्योंकि यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट ये रहा और एक कोऑर्डिनेट ये रहा। क्योंकि इस दीवार पे लोकेशन बताने के लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, इसलिए क्या है? 2D मोशन है। ठीक है,
यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ गई। आप सोच रहे होंगे सर प्लेन एंगल से आप 1D 2D 3D में क्यों चले गए, लेकिन इसकी नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि आप इमेजिन जब भी कर पाओगे। ये वाला तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो है सॉलिड एंगल, उसको समझने के लिए आपको 3D आना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके का कीड़ा है या ऐसी चींटी है जिसके पर भी है, ठीक है, और ये उड़ते उड़ते कहाँ गई, हवा में आ गई, बाहर निकल गई, हवा के अंदर उड़ रही है, ठीक है। अब दीवार पे भी नहीं है, बीच में आ गई है, कमरे के बीच में उड़ रही है, ठीक है। तो अब उसको बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है, 3 कोऑर्डिनेट। तो उसमें एक और कोऑर्डिनेट पता है कौन सा निकल कर आता है, वो होता है ये वाला। यहाँ पर अब मैं एक दीवार यूं बनाकर बता नहीं सकता आप लोग को, लेकिन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है वो, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं तो आप लोगों ने जो आज तक पढ़े हैं वो ओनली एक्स और वाई की बात करी है आप लोगों ने, लेकिन एक और नया कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम यूज करेंगे जेड, ठीक है, जिसमें से ये वाला प्लेन, ये तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट, ये ओनली वाई कोऑर्डिनेट। यदि एक्स की बात होती है, ओनली वाई की, ओनली जेड की बात होती है, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर कोई 2 कोऑर्डिनेट की बात होती है, जैसे ये वाला प्लेन है, अगर मान लो चींटी यहाँ चल रही है, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला प्लेन क्या कहलाएगा, जेड वाई जेड प्लेन, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या कहलाएगा, जेड एक्स प्लेन, एक्स जेड या जेड एक्स कुछ भी कह दो, ठीक है। तो ये प्लेन कहला रहे हैं, ठीक है। प्लेन मतलब जिसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लेन कहलाएगा, लेकिन जिसके 3 कोऑर्डिनेट है वो कहलाएगा स्पेस, उसे कहते हैं हम स्पेस, ठीक है। इसे एक इमेजिन आप ऐसे कर सकते हो, आपको मैं थोड़ा सा समझा दूँ। 1 मिनट, मेरे पास अगर कोई बुक्स हों, बुक्स भी रखी हुई हैं दूर, मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप समझो। हाँ चलो, मिल गया, एक बॉक्स मिल गया मुझे, मैं उसके द्वारा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक कैमरे का बॉक्स पड़ा हुआ है मेरा, ठीक है। मैं आपको इसके द्वारा समझा देता हूँ कि 1D 2D 3D क्या होता है, ठीक है। आपको इसके द्वारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, देखो ये बॉक्स दिख रहा है खाली, बिल्कुल खाली दिख रहा है, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब अगर मान लो चींटी इसके अंदर इस हिस्से में चल रही हो, अंदर के बिल्कुल नीचे वाले दीवार के हिस्से में चल रही हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका 1D। लेकिन अगर वो चलते चलते इस वाले हिस्से पे आ गई, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है इस पे आ गई, तो ये क्या कहलाएगा आपको 2D। लेकिन वो यहाँ से उड़ के यहाँ बीच में आ गई तो वो क्या कहलाएगा 3D, ठीक है। और इस 3D को समझने के लिए आप लोग को थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा, मैं मार्कर की हेल्प से समझाता हूँ, ठीक है। कि ये देखो, यहाँ मैं लाइंस खींच रहा हूँ, ठीक है। दिख रही है क्या आप लोग को एक काली लाइन अंदर दिख रही होगी, काली लाइन, ठीक है, मैंने अभी खींची है, ठीक है। तो ये तो हो गया सपोज आपका, मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया है एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से मैंने एक लाइन यहाँ खींच दी, तो ये एक और लाइन खींची हुई दिख रही होगी आपको यहाँ पर इधर साइड में, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी इस जगह, ठीक है, दिख रही होगी आपको ये साइड में, यहाँ पर भी लाइन खींची हुई। तो अब देखो आपको 3 लाइनें खींची हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है। एक तो इधर है, एक यूं ऊपर है, और एक यहाँ सामने की तरफ आ रही है यूं निकल के सामने, ठीक है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए, तो एक है एक्स कोऑर्डिनेट, एक है वाई कोऑर्डिनेट और एक है जेड कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई क्या बात आप लोग को? मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है। और 1D 3D भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये सर्किल है, इस सर्किल को बनाने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है? ओनली 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि सर्किल क्या है, एक प्लेन की तरह एक तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो बात को? क्या है ये? प्लेन है, ठीक है। मैं 2 कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसे सिंपली 2 डायमेंशनल एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझने के लिए कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ की बात कहाँ चली गई, लेकिन बेटा जाना पड़ता है इधर उधर। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि चीज़ें जब समझ में आएंगी आपको, जब अपन ओवरऑल बात करेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये मुझे थोड़े दिन बाद आपको आगे समझाना पड़ता, तो अभी क्लियर कर दिया मैंने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बात हो गई है सर्किल की। अब एक फॉर्मूला आप शुरू से जानते होंगे, वो होता है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल कितना है यहाँ थीटा, आर्क कितनी है एल, और रेडियस कितना है यहाँ पर आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एक और चीज की मैं बात करूंगा, वो ये है कि अगर मान लो थीटा बहुत ज्यादा छोटा हो, यदि थीटा क्या हुआ, बहुत ज्यादा छोटा हुआ, बहुत ज्यादा स्मॉल, तो मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है डिफरेंशिएशन। जब चीजें छोटी हो जाती हैं तो क्या होता है, मुझे एक बात बताना। ये सर्किल है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है मैंने बहुत छोटा कर दिया, इतना
चुन्ना सा, ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ये बिल्कुल छोटा सा एंगल है, तो इस एंगल को मैं थीटा के बजाय अब क्या बोलूंगा, अब इसको मैं बोलूंगा डी थीटा, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा क्या रेडियस वही रहेगी, रेडियस तो वही है, अच्छा आर्क भी तो छोटी सी हो जाएगी, तो इसको मैं बोलूंगा डी एल, तो यहां पर डी थीटा बराबर फॉर्मूला बन जाएगा डी एल बाय आर, ठीक है। ये कब है, ये जब है जब इफ थीटा इज स्मॉल, जब थीटा क्या होगा, छोटा होगा, समझ में आ गई बात। तो आप लोग यहां तक की चीज लिखिए, इसके बाद थोड़ा सा मुझे इसमें और बताना है, फिर हम सॉलिड एंगल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी से लिखिए। देखिए अभी आगे मैं इसके आगे बता दूं आपको क्या है, यहां तक तो हमारे क्लियर हो ही गया है। अब एक चीज और यहां साइड में बता देता हूं, इस तरफ देखिए, अगर हम पूरे सर्किल की बात करें, ठीक है, मतलब ये जो लाइन थी ये पूरी यूं घूम के और यहाँ से यूं घूम के वापस यूं आ जाए, मतलब इस तरीके से ऐसे यूं घूमी और यूं घूम के वापस से ऐसे यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो आर्क का साइज कितना हो जाएगा इस टाइम पे, ठीक है, आर्क का साइज हो जाएगा इस टाइम पे 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इफ, यहाँ लिखता हूँ लाइन OA rotates around the circle, ठीक है, मतलब OA सर्किल के अराउंड इस तरीके से पूरा चक्कर लगा लेती है। तो इस टाइम पे थीटा तो कितना होगा ये बताओ मुझे, थीटा हो जाएगा 360, क्योंकि यहाँ से यूँ घूमा और ये घूम के पूरा वापस यहाँ आ गया, तो एंगल कितना हो जाएगा इस टाइम पे बताओ आप, 360 हो जाएगा ना, ठीक है, 360। और लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है, यहाँ तक की पूरी घूम के, यानी पूरा सरकमफेरेंस कंप्लीट आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था थीटा बराबर लिखा हुआ भी है एल बाय आर, तो एल की जगह क्या लिखूंगा मैं 2 पाई आर, सॉरी थीटा की जगह कितना लिखूंगा 360 इक्वल्स टू एल की जगह कितना लिखूंगा 2 पाई आर अपॉन यहाँ पर कितना लिखूंगा आर। जब ये इससे कट जाएगा तो 360 डिग्री में ही है, 360 डिग्री किसके बराबर आएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया है, ठीक है, समझ में आ गई होगी यहाँ तक आप लोग को बात। और इसके अलावा इसके आगे और मैं आपको बताऊं तो इसके आगे एक और चीज़ क्या होगी, ये 2 को यहाँ डिवाइड में ले आऊँगा तो यहाँ पाई बराबर कितना आ जाएगा, पाई रेडियन, या 180 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई रेडियन, ठीक है। ये एक और रिजल्ट आ गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ध्यान रखना है यहाँ पाई का आपको वो वाला जो है 3.14 वैल्यू नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप सोचो कहीं 3.14 वैल्यू रखें हम, मतलब 180 किसके बराबर है, 3.14 के बराबर है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखो कि 360 यहाँ पर 2 पाई रेडियन के बराबर है और 180 किसके बराबर है, यहाँ पर पाई के बराबर है, 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई के बराबर है। आप ऐसा मत सोचना, ठीक है, हालांकि इसकी और कहानी अलग होती है, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि 180 बराबर हम 3.14 लिख दें, ठीक है, ये मत सोचना। चलो अभी अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो 180 बराबर पाई रेडियन मैंने आपको बता दिया, यानी मैं 180 को रेडियन की फॉर्म में लिखूंगा, 180 डिग्री को तो रेडियन में कितना लिखा करूंगा, पाई। 360 को कितना लिखूंगा, 2 पाई। अच्छा अगर मैं बात करूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को कैसे लिखूंगा, अब आप खुद देखो, इस 180 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 90 डिग्री बराबर पाई रेडियन लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 90 डिग्री को मैं किसके बराबर लिखूंगा, पाई बाई 2 रेडियन के बराबर लिखूंगा। समझ में आ गई बात। तो मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं अब इधर समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो वैसे भी आपने लिख लिया होगा, डिग्री टू रेडियन, ठीक है, डिग्री से रेडियन में जो कन्वर्जन है वो कैसे लिखेंगे। तो अभी हमने देखा कि 180 बराबर किसके आ रहा है, पाई रेडियन के बराबर आ रहा है, ठीक है, पाई रेडियन के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, पाई बाई 180 के बराबर आएगा, ठीक है। तो मान लो अगर हम
x डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो, अब x कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, π/180 इंटू एक्स, और मुझे रेडियन में वैल्यू पता लग जाएगी उस जो भी वैल्यू होगी। समझ में आ गई बात। तो फॉर्मूला क्या निकल कर आया, फॉर्मूला ये निकल कर आया कि जिसको भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 से, ठीक है। सपोज मान लो 20 डिग्री है, ठीक है, इस 20 डिग्री को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसके अंदर, रेडियन में, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं क्या करूँगा, इस 20 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दूंगा π/180 डिग्री से, 180 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ काट दूंगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, 6, कितना आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 9, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास π/9 रेडियन। समझ में आ गई बात। तो मैंने डिग्री को कन्वर्ट कर लिया है, 20 डिग्री को किसके बराबर है, π/9 रेडियन के बराबर है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात आपको। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना हो, यदि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी डिग्री में वैल्यू होगी उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर रेडियन टू डिग्री करना है तो आप 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से, ठीक है। तो ये चीज आप लोग चाहो तो कर लेना, नहीं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं ही बता देता हूं। देखिए रेडियन टू डिग्री भी मैं आपको बता दूं, सिंपल सा फंडा, ठीक है। रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो रेडियन टू डिग्री करने के लिए क्या करेंगे हम, अभी हमने देखा कि पाई रेडियन बराबर कितना है, 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होगा, 180/π डिग्री, सिंपल है। अच्छा इसको अपन सॉल्व करते हैं ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है। यानी एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57 डिग्री होते हैं, ठीक है। अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, 57 पॉइंट समथिंग भी होता है, लेकिन मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर मैं x रेडियन निकालना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू एक्स, ठीक है। तो ये मुझे क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसको भी मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, जिस रेडियन को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आप लोग को मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सॉलिड एंगल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम सॉलिड एंगल का काम करेंगे। तो हेडिंग डालिए, सेकंड हेडिंग दोबारा, सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। सॉलिड एंगल हेडिंग डाल के आप परिभाषा लिखिए, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूं आप लोग को, सभी स्टूडेंट्स लिखिए। द एंगल सबटेंडेड बाय, द एंगल सबटेंडेड बाय a given surface area of a spherical surface at its center is called a solid angle, is called a सॉलिड एंगल। अगले लाइन में लिखना, इट्स एसआई यूनिट इज स्टेरेडियन, इट्स एसआई यूनिट इज स्टेरेडियन, इट्स एसआई यूनिट इज स्टेरेडियन, ठीक है। अब ध्यान समझिए क्या है ये, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ और फिर मैं आपको इसे विजुअलाइज भी करूँगा। पहले तो आप नॉर्मली समझिए, ये बात आप सभी जानते हैं कि जो हमारा बोर्ड है ये 2D है, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल है, ये प्लेन है एक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3D इमेजेस तो बना नहीं सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश करूँगा, ध्यान समझना, ठीक है। जैसे कि ये
एक स्फेयर है, आप इसे स्फेयर मानना, ठीक है। स्फेयर यानी एक तरीके से मान लो तरबूज है गोल सा, ठीक है। और इस स्फेयर में मैंने क्या करा, एक इस तरीके का पार्ट मैंने यहाँ पर काटा, एक कोन शेप का पार्ट मैंने काटा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब कभी मार्केट में जाते हैं तो तरबूज वाले, ठीक है, क्या करते हैं, तरबूज के टुकड़े लगाते हैं। कैसे लगाते हैं टुकड़े, ध्यान देना आप लोग। जैसे ये तरबूज है तो तरबूज पे एक टुकड़ा, एक तो यूँ चाकू से कट लगाएंगे, एक कट यूँ लगाएंगे, एक कट यूँ लगाएंगे, एक कट यूँ लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो एक पार्ट निकल के बाहर आएगा सामने, एक जो है एक टुकड़ा निकल कर वो सामने आएगा, उस टुकड़े को निकाल के वो ऊपर रख देते हैं, ठीक है। आप लोग को याद होगा ये जो टुकड़ा निकल के आएगा ये कुछ इस तरीके का होगा, ये कुछ इस तरीके का टुकड़ा निकल कर बाहर आएगा, समझ रहे हो आप बात को। ये कुछ इस तरीके का टुकड़ा निकल कर बाहर आता है और इस टुकड़े को उठा के वो तरबूज के ऊपर रख देते हैं, एक दिखाने के लिए कि भाई लाल तरबूज है, क्योंकि ये लाल अंदर से लाल निकलेगा तो लाल तरबूज दिखाने के लिए। वो तो खैर शो के लिए होता है उनके लिए, ठीक है, ताकि लोग देखें कि हाँ भाई लाल तरबूज है, वहाँ जाएं उसके पास खरीदने, ठीक है। लेकिन जो वो इस तरीके से काटता है, ये काटना जो कहलाता है, ये एक सॉलिड एंगल का पार्ट है, ठीक है। एक्चुअल में जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है, छोटा सा मैं बनाकर दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल। जैसे कि मैंने ये वाला पार्ट काटा तो इसका ये वाला जो एंगल होगा, ये गोलाई के अंदर एंगल होगा, ये कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा सिंबल से। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और ये क्या कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। आप इसे स्मॉल आर कह दो, इसे स्मॉल आर कह दो, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ पर इस स्फीयर का एरिया आएगा, यहाँ पर, वहाँ पर आर्क आती थी और यहाँ पर क्या आ रहा है, एरिया। अब आप इमेजिन करो, वहाँ पर मैंने बात करी थी ओनली प्लेन सरफेस की, ठीक है, प्लेन की बात करी थी ओनली, तो वहाँ पर 2D था इसलिए वहाँ प्लेन की बात हो रही थी, इसलिए वहाँ पर ओनली लंबाई की बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3D के अंदर है तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है, क्योंकि ये चीज़ प्लेन इस तरीके से था पहले, लेकिन अब ये यूँ खुल के यूँ चौड़ा हो गया है। समझ में आई नहीं बात। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से इमेजिन करना कि ये आपके सामने एक तरबूज की फांक है, इस तरीके से पूरा आप इस तरीके से मानो, यूं, ठीक है। अब 3D में तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन मैंने इसे इतना पतला सा काटा यूं, ठीक है। तो पतली सी जब ये स्लाइस निकल कर आएगी तो ये किस तरीके की निकल कर आएगी, पतली सी निकल कर आएगी, ये कुछ इस तरीके की, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से देखने पर है, साइड से देखने पर है। मतलब आप मेरे ख्याल से यूँ समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा वही बॉक्स का इस्तेमाल करके समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसा समझो, ये बॉक्स का वापस से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप इस तरीके से समझो कि ये बॉक्स है, ठीक है। और इस बॉक्स का मैं क्या करूँगा, एक पतली सी लेयर काटूंगा, यूँ पतली सी लेयर काटूंगा, ठीक है। जब मैं इसे पतली सी लेयर काटूंगा तो ये क्या होगी, बिल्कुल पतली सी लेयर होगी, ठीक है। वो पतली सी लेयर क्या कहला रही है, वो कहला रही है आपकी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कह दो, कुछ भी कह दो उसे वो, लेकिन वो किस में है, 2 डायमेंशन के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यूँ काट दूँ, ऐसे यूँ यहाँ से लेके यूँ काट दूँ, ठीक है। मैं अब काट के दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन फिर भी समझ इमेजिन करने की कोशिश करना है। यूँ काट दूँ तो जो पीस निकल कर सामने आएगा, पूरा यहाँ से यूँ पूरा काटूँ, ठीक है, तो जो पीस निकल कर सामने आएगा वो कैसा होगा, वो 3D होगा, ठीक है। तो हमने करा क्या, ये पहले ओनली 2D था, लेकिन मैं इसके इस जैसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े मैंने यूँ जोड़ दिए, तो ये किस में बन गया, 3D में बन गया, ठीक है। समझ में आई नहीं ये बात। तो ये थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ और आपको अभी और मैं बता दूंगा क्लियरली, ठीक है। तो वो बढ़ते बढ़ते क्या बन चुका है, अगर मैंने इसको ऐसा काटा तो यहाँ से ही जो ये छोटी छोटी स्लाइड जुड़ी, तो इसमें यहाँ पर जो एंगल बनेगा 3D के अंदर, भाई पीछे से लेके पूरा यूँ काटा है मैंने, तो 3D में जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल, और ये वाला चीज़ कहलाएगी आपकी एरिया, क्योंकि ये भी तो यूज़ में आ रहा है ना, यूँ काटूंगा तो ये वाला हिस्सा भी यूज़ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका एरिया, ठीक है। तो सॉलिड एंगल के बारे में अभी सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ मैं, आप पहले इतना सा लिखिए, ये डायग्राम बनाइए मतलब, और फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और विजुअलाइज कराता हूँ, ठीक है। जल्दी से बनाइए डायग्राम। अब देखिए मैं आपको इसका 3D के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ,
तो देखिए मेरे हाथ में ये 3D तौर पे एक मैंने कोन बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे जैसे ये बिल्कुल आप मार्केट में कभी जाते हो कोई सामान लेने, कोई नमकीन लेने किसी दुकानदार के पास, तो इस तरीके से आपको पैक करके देता है, आप जानते होंगे सभी, ठीक है। और आइसक्रीम का कोन भी इस तरीके का आता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो ये कोन मैंने बनाया है, ये कोन किसी स्फीयर का पार्ट है। जैसे कि ये दिख रहा है ना आपको, तो ये ऐसे स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। ऐसे स्फीयर बना हुआ है मिलके, बहुत सारे कोन से मिलकर क्या है, स्फीयर बना हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा ये यूं कुछ दुकान वाले होते हैं जो पहले से इसे बनाकर रखते हैं, ठेले वाले, और बनाकर उसे इस तरीके से यूं सेट कर देते हैं ठेले के अंदर, तो बिल्कुल स्फीयर की तरह लगता है। फिर उसे यूं निकाल के सामान भर के और दे देते हैं। देखा है क्या आपने? कहीं ना कहीं तो देखा होगा टीवी में, कहीं ना कहीं या कहीं बाहर जाते हैं अपन, तो नमकीन वाला कोई ना कोई ठेले वाला जो खड़ा रहता है वो क्या करता है, पहले से ऐसी कोन बना के कागज के, और क्या करता है, यूं फिट करके रखता है। तो जब उन्हें फिट करके सेट करता है ना, तो वो सेट हुए स्फीयर की तरह लगते हैं, स्फीयर का पार्ट, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये मान लो आप, मैं ऐसे बहुत सारे कोन्स अगर मैं स्फीयर के रूप में सेट करूं तो एक बड़ा सारा स्फीयर बन जाए, ठीक है। और आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये तरबूज है, उस तरबूज के अंदर से मैंने ये एक फांक इस तरीके से काट के बाहर निकाल दी, ठीक है। तो ये रही वो फांक, ठीक है। तो ये वाला जो शेप दिखेगा ऊपर वाला आपको, ये जो ऊपर वाला शेप दिख रहा है, ये तो क्या है, एरिया है, ठीक है। और सॉलिड एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये अंदर, इस जगह अंदर जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जो 3D के अंदर एंगल होगा वो सॉलिड एंगल होगा, और जो 2D में एंगल होगा वो आपका प्लेन एंगल कहलाएगा। मतलब 3D वाला एंगल सॉलिड एंगल और 2D वाला एंगल प्लेन एंगल, जो कि सर्किल वगैरह में या 2D इमेजेस में, ऑब्जेक्ट्स में होगा, और 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होगा, आपका सॉलिड एंगल होगा, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा सॉलिड्स, ठीक है, जैसे सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन, ये पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो वो सॉलिड्स क्यों नाम दिया था, क्योंकि वो अंदर से भरे हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए नाम दिया था। एक आपने होलो सिलेंडर पढ़ा होगा, होलो कोन पढ़ा होगा, वो अंदर से खाली रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए ये ओमेगा सिंबल है इस 3D एंगल का। अच्छा, ये यूज कहाँ आता है, इसे और इमेजिन कहाँ कर सकते हो, मैं आपको बताऊं। इसे आप लोग इमेजिन एक और जगह कर सकते हो। आप लोगों ने देखा प्रोजेक्टर, ठीक है। तो प्रोजेक्टर पे होता क्या है, यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, ठीक है, इस तरीके से एक स्क्रीन होती है, ये रही स्क्रीन। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक प्रोजेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्टर लगा दिया। अब इसमें से क्या होता है, रोशनी निकल कर यूँ जाती है, ठीक है। अब ये रोशनी जो जाती है ना, चार तरफ जाती है, नीचे से निकल के चार तरफ, और यहाँ पर मिलके ये क्या करता है, एक इमेज बनाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? इस दीवार पे, इस स्क्रीन के ऊपर क्या बनाता है, एक इमेज बनाता है ये, ठीक है। याद है या नहीं है? तो ये जो प्रोजेक्टर है ये किस तरीके की एंगल बना रहा होगा, यहाँ पर इस दीवार के ऊपर ये वाला एंगल होगा इसका सॉलिड एंगल, ठीक है। ये क्या होगा, सॉलिड एंगल, ठीक है। और ये क्या है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है। विजुअलाइज करा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है आप लोग को, ताकि आप लोग ने देखा तो सबने है लेकिन पता किसी को नहीं है अभी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ इसका फॉर्मूला। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, सॉलिड एंगल का। जैसे वहाँ एंगल का था आर का अपॉन रेडियस, अब यहाँ आर का अपॉन रेडियस के बजाय क्या आ गया, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। भाई 3D है ना, तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही। तो यहाँ पर एरिया क्या आ गया, लेंथ का डबल आ गया, और यहाँ पर भी रेडियस का डबल आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब अगर वही इफ ओमेगा इज स्मॉल, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये डिफ्रेंसिएशन की चीज़ है, आप लोग को याद होगी, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ लास्ट, ठीक है। फॉर स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल क्या होगा, तो देखो क्या होगा, स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, ओमेगा बराबर कितना होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो एरिया स्फेयर के लिए कितना लिख दूंगा मैं, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भी आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर कट गया, तो ओमेगा बराबर कितना आएगा, 4 पाई स्टेरेडियन। समझ में आ गई बात? ये स्फेयर का सॉलिड एंगल होता है। कितना होता है सॉलिड एंगल स्फेयर का, 4 पाई, पूरे स्फेयर का। अब आप लोग खुद इमेजिन करो कि जब एक सर्किल था तो उसका प्लेन एंगल कितना था, उसका प्लेन एंगल घूमकर कितना आया था, 2 पाई आया था। याद है आप लोग को 360 होता था ना, और 360 को मैंने बोला था 2 पाई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना हो गया है, सॉलिड एंगल 3D में, तो हमने यहाँ क्या कर दिया,
टू पाई को एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि एक सर्किल तो ए से घूम रहा है और एक सर्किल ए से घूमेगा 3D के अंदर, ठीक है। यूँ 3D के अंदर 2 सर्किल घूमेंगे जब जाके 3D इमेज बनने की कोशिश होती है। समझ रहे हो बात को? 3D इमेज बनती कैसे? ठीक है, एक तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट होगा और एक इस तरीके से कोऑर्डिनेट होगा और ये यूं घूमते हैं पूरे, जब जाकर क्या होता है, पूरा एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे इस तरीके के। कितने पाई होंगे? 2 इंटू 2 पाई, तो कितना आ जाएंगे? 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं भी आई तो आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा सॉलिड एंगल अभी इतना ही नहीं है, ये फॉर्मूला निकल कर कैसा आया और इसका एक बढ़िया यूज भी होता है, वो डेरिवेशन है, वो अपन आगे करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब कभी सवाल आएगा चाहे 11th में चाहे 12th में, तब हम यूज़ करेंगे उसको। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख लीजिए और इसके बाद में सॉलिड एंगल फिनिश।